के अंदर है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कंप्रेसर मोटर है। ये जो कंप्रेसर में जाती है वो ऑपरेटर में टकरा के ठंडी हो जाती है और वही हवा यहाँ साइड से बाहर निकल जाती है। ये कंप्रेसर मोटर के 3 वायर हैं और फैन मोटर का ये लीड टोटल 5 वायर निकले हुए। दोनों का मान सबसे अधिक होगा बेस लिखा है इसके लिए। ये जो पिन है इसके लिए COMP यानी कंप्रेसर का है। उसके बाद ये जो पिन है स्विंग मोटर के लिए है। यहाँ पर लिखा है हाई, यहाँ पर लिखा है मीडियम, यहाँ पर लिखा है लो। तो ब्लिंक करने का ये मतलब है। दूसरा बटन है इसमें फैन का। अब ये जो टाइमर बटन है ना, इससे क्या होता है कि हम टाइम सेट कर सकते हैं। न्यूट्रल दे देते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट पहुंच गया कंप्रेसर को। एक साइड में 2 पिन है ना, मतलब एक तरफ की दोनों पिने एक ही है। ये MFD मोड सभी क्लैंप मीटरों में नहीं होता। पंखा चल रहा है मतलब वायरिंग सब कुछ ठीक है। उस पाइप का निचला सिरा हमेशा गेज के संपर्क में होना चाहिए। इस करेंगे वैक्यूम होना शुरू हो जाएगा। देखेंगे लिक्विड के रूप में गैस जाएगी भी आ सकती है। इस समय देखिए स्टैंडिंग प्रेस नीचे रहिए और यहां से नट को ढीला करिए। आज हम लोग विंडो AC के बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। सबसे पहले इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे कंप्रेसर मोटर है। ये जो कंप्रेसर है रोटरी कंप्रेसर है। इसके अंदर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का 3 पॉइंट है, मतलब AC सप्लाई वाला कंप्रेसर मोटर। इसमें से 2 पाइपें निकली होती हैं, जिसमें एक पाइप पतली और दूसरी पाइप मोटी है। जो पाइप पतली होती है वो डिस्चार्ज लाइन और जो पाइप मोटी होती है वो सक्शन लाइन होता है। और सक्शन लाइन की एक और पहचान होती है कि इसके अंदर एक्यूमुलेटर लगा होता है। ये कंप्रेसर मोटर छोटा है, इसमें एक्यूमुलेटर ऐसा लगा है। और इसके अंदर जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है इसे टर्मिनल पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो पॉइंट होता है वो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग है। कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, इसको मल्टीमीटर से चेक भी कर सकते हैं। अगर हम चेक नहीं करना चाहते हैं तो इसमें लिखा भी है। यहां पे ये ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, देखिए कॉमन लिखा है, यहां पर कॉमन और यहां पर लिखा है स्टार्टिंग और यहां पर लिखा है रनिंग। तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग इस पे लिखा भी है। ये कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन की पतली वाली पाइप है। इस पाइप से गैस निकल करके देखिए ऐसे नीचे गई, फिर यहां से ऊपर आ रही है, यहां से जा रही है, पीछे कंडेंसर होता है। जो कंडेंसर है इसमें फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है और इस कंडेंसर की जो साइज होती है वो इवापोरेटर से छोटी होती है। कंडेंसर के बाद यहां से गैस निकलता है और यहां पे लगता है फिल्टर। इसमें एक कैपिलरी ट्यूब है क्योंकि आधा टन की AC है, आधा टन से थोड़ा ज्यादा है, 7000 BTU की AC है। इसके बाद ये फिल्टर का कार्य होता है रेफ्रिजरेंट को छानकर शुद्ध करना। और कैपिलरी ट्यूब रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करती है, मतलब गैस के प्रेशर को कंट्रोल करती है, मतलब कि गैस के हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलती है। कैपिलरी ट्यूब के बाद गैस निकल करके जाती है इवापोरेटर में और यह है इवापोरेटर जो कि ठंडा करता है। यानी मेन रूप से ठंडा करने वाला भाग जो AC के अंदर होता है वो सिर्फ इवापोरेटर ही होता है। ये इवापोरेटर ठंडा करता है और इवापोरेटर से गैस वापस से निकल करके इसी सक्शन लाइन में जाती है। और सक्शन लाइन की पाइप की एक और पहचान है कि जिसमें एक्यूमुलेटर लगा हो वही सक्शन लाइन होता है। पहली पहचान तो ये पाइप मोटी होगी, दूसरी पहचान कि इसमें एक्यूमुलेटर भी लगा होगा। तो ये बेसिक सा मैकेनिकल सिस्टम है। अगर बात करें कि ये ठंडा कैसे करती है, ये इवापोरेटर होता है ठंडा और इसके अंदर एक फैन लगा है जो ब्लोअर फैन है। जब ये चलेगा तो ये हवा इधर से खींचेगी। सामने सबसे पहले एयर फिल्टर मिलता है। एयर फिल्टर से जो रूम की हवा है, अगर उस हवा में धूल और मिट्टी मिला हुआ है तो उसको वो खींचता है। अब धूल मिट्टी को जब खींचता है तो उसी एयर फिल्टर पे रुक जाता है, जिससे ये फिन्स गंदा होने से बच जाता है। अब उसके बाद भी अगर धूल मिट्टी चली जाए तब फिन्स तक पहुंचती है। फिन्स में जब जाता है ये इवापोरेटर होता है, इसका ठंडा होता है। जो हवा इसी में जाती है इवापोरेटर में टकरा के ठंडी हो जाती है और वही हवा यहां साइड से बाहर निकल जाती है। यहां से जो हवा निकलती है ठंडी हवा निकलती है, मतलब रूम की हवा यहां से खींचता है और साइड से बाहर निकल जाता है। अगर इसके इलेक्ट्रिक चीजों की बात बताएं तो इसमें केवल 2 ही चीजें हैं, एक कंप्रेसर मोटर है और एक है फैन मोटर। इसके अलावा तीसरा एक और मोटर होता है जो कि होता है स्विंग मोटर। अब हम इन 2 मोटरों की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या है तो यहां पर दिखाइए लीड में। यहां पर देखिए ये कंप्रेसर मोटर के 3 वायर हैं। कंप्रेसर मोटर से जो तार निकलते हैं यहां पर है कॉमन और एक है रनिंग और एक है स्टार्टिंग। वैसे यहां पे ब्लैक कलर का कॉमन है, रेड कलर का रनिंग है और येलो ये ब्लू कलर वाला स्टार्टिंग है। लेकिन कैसे पता करें, कंफर्म करना चाहते हैं तो यहां पे देखना पड़ेगा। ये जो ढक्कन है यहां पे देखिए, यहां पे कॉमन है, इधर स्टार्टिंग है, इधर रनिंग है। तो इसको उठाएंगे तो यहां पे देखिए सबसे ऊपर जो था वो कॉमन था और इस साइड में देखिए यहां पर क्या था, इस साइड में इधर स्टार्टिंग है और उधर रनिंग यानी रेड वाला रनिंग है। तो यहां से भी हम देख सकते हैं इसके ऊपर कवर होता है। इस कवर के अंदर बॉडी के अंदर भी कभी कभी यहां पे भी लिखा होता है इस बॉडी में कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन सा है। तो इसके ऊपर एकदम पिन के ऊपर भी यहां पे देखिए C लिखा हुआ दिख रहा है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग इस पे भी लिखा होता है बॉडी के अंदर। तो ये तीनों पिने हो गई। और फैन मोटर का ये लीड है पंखे का। इस लीड से टोटल 5 वायर निकले हुए, 3 वायर एक साइड में है, 2 वायर एक साइड में। जो दोनों वायर एक साइड में हैं ये दोनों रनिंग स्टार्टिंग के हैं और जो तीनों वायर एक साइड में है ये हाई मीडियम लो के। अगर हम कंफर्म करना चाहते हैं, इसको चेक करना चाहते हैं तो मल्टीमीटर लेंगे, कंटिन्यूटी मोड पर यहां पे ऑन करेंगे, व्हीप की आवाज सुन लेंगे यहां पर और सभी पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। और चेक करते हुए जो पिनों को चेक करेंगे देखिए यहां पर इन दोनों पिनों का, जिन 2 पिनों
का मान सबसे अधिक होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये 266 है, 281, 91 आ रहा है, और ये तीनों का अलग हमने रनिंग स्टार्टिंग पे रखा हुआ है। 266 आ रहा है ना, जिन दोनों का मान सबसे अधिक होगा वो दोनों तार रनिंग और स्टार्टिंग के होते हैं, और बचा हुआ तीसरा तार जो होता है, ये तीनों तार जो है ये हाई मीडियम लो के होते हैं। अगर हम कहीं से भी और रख करके चेक करेंगे, जो 266 मान आया था उससे ज्यादा कहीं पे भी नहीं आएगा। जैसे यहां पर देखिए 205 आ रहा है, किसी और पे चेक करेंगे 176 आ रहा है, किसी और पे चेक करके देखते हैं, देखिए यहां पर 249 आ रहा है, मतलब जो 266 था वो लास्ट था। तो जिन दो पिनों का मान सबसे अधिक होता है वो दोनों रनिंग स्टार्टिंग के होते हुए, बचा हुआ तीनों तार जो होता है ये हाई मीडियम लो का होता है। अब अगर रनिंग में स्टार्टिंग में कौन सा रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है ये कंफर्म करना चाहते हैं तो हाई मीडियम लो में से किसी भी एक पर रख लेंगे, किसी भी एक पर रख लेंगे, और उसके बाद इन तीनों को चेक करेंगे। देखिए एक को चेक करेंगे, यहां पे क्या आ रहा है 205 आ रहा है, और दूसरे पर रखने पर देखिए क्या आ रहा है 278। तो जिस पे मान ज्यादा आ रहा है वो स्टार्टिंग का हो गया, और जिसका मान कम आ रहा है वो रनिंग का हो गया। मतलब जो हमें न्यूट्रल की सप्लाई देनी होगी वो इसी रनिंग में देनी होगी। वैसे तो हम इसको चेक भी कर सकते हैं, और हाई मीडियम लो अगर चेक करना है तो इन रनिंग और स्टार्टिंग में से किसी एक पे रख लेंगे। देखिएगा ये रनिंग और स्टार्टिंग है जो साइड के हमारे हैं, इसमें से किसी एक पे रख लेते हैं, और ये जो हाई मीडियम लो है इन तीनों को चेक करेंगे। सबसे पहले देखिए हम यहां पे ब्लैक वाले को चेक कर रहे हैं, तो ब्लैक वाले का मान 204 है। यहां पर रेड वाले को चेक कर रहे हैं, तो रेड वाले का मान देखिए यहां पर क्या है 295 है, और उसके बाद ब्लू वाले को चेक कर रहे हैं 249 है। सबसे कम यहां पर आ रहा है 204, मतलब ये जो 204 है ना ये हाई स्पीड का, जिसका मान सबसे कम होगा वो हाई होगा, और जिसका मान सबसे ज्यादा होगा 294 ये लो का होगा, और बचा हुआ ये जो तीसरा है 249 ये हो जाएगा हमारा मीडियम का। इस तरह से हाई मीडियम लो हम चेक भी कर सकते हैं। बाकी स्टिकर पे डायग्राम होता है, बहुत अच्छी प्रकार से वो समझ सकते हैं, वो समझ में आ जाएगा। यहां पर हमारी पीसीबी है, सबसे पहले विंडो एसी की। ये जो पीसीबी है यूनिवर्सल पीसीबी किसी भी विंडो एसी में लगाई जा सकती है, कोई भी मॉडल का हो। अगर इसको हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, तो सबसे पहले हमारे पास एक मेन लीड होना चाहिए। इस लीड की एक सप्लाई को हम यहां पर न्यूट्रल में जोड़ेंगे, एक सप्लाई को, और एक सप्लाई को सीधा फेस में जोड़ेंगे। पहले दिखा देते हैं न्यूट्रल फेस है क्या। ये इतने सारे कनेक्टर हैं, एक साइड में ये 3 पिने हैं, और ये जो तीनों पिने हैं ये न्यूट्रल का पिन है, मतलब न्यूट्रल का जंक्शन है। अगर एक में सप्लाई देंगे तो दूसरे में तीसरे में ऑटोमेटिक पहुंचेगा, मतलब ये पूरी पिन एक ही है। इसके अलावा यहां पर देखिए लिखा है न्यूट्रल लिखा है, और इस साइड में एरो भी बनाया हुआ है कि मतलब ये न्यूट्रल है। उसके अलावा ये जो पिन है यहां पर फेस लिखा है इसके लिए, ये जो पिन है इसके लिए COMP यानी कंप्रेसर का है। उसके बाद ये जो पिन है स्विंग मोटर के लिए है, यहां पर लिखा है हाई, यहां पर लिखा है मीडियम, यहां पर लिखा है लो। तो ये पीसीबी के अंदर पिने हैं। इस तरह से हम पीसीबी में देख सकते हैं कि कौन सी पिन किसकी है। यहां पर हमारे पास ये मेन लीड है, हम सप्लाई जोड़ते हैं सबसे पहले एक तार को न्यूट्रल में और एक तार को फेस में, यानी पीसीबी को न्यूट्रल और फेस दोनों डायरेक्ट देंगे, और एक अलग से होल्डर बल्ब लेते हैं। इस बल्ब से हमें चेक करना पड़ेगा, अलग से होल्डर बल्ब, और बल्ब के एक तार को यहां न्यूट्रल पर हम जोड़ देते हैं। बिल्कुल बढ़िया तरीके से न्यूट्रल पे इसको हम जोड़ करके खत्म कर देते हैं। इसको न्यूट्रल पे बल्ब के एक तार को हमने जोड़ दिया। बल्ब का जो दूसरा तार बचता है, इस तार को ये हम रिमोट के द्वारा दबाए गए बटन के अनुसार बारी बारी से चेक करेंगे। ये हमारा इसका रिमोट है। इस रिमोट में हम यहां पे पीसीबी में सप्लाई दे देते हैं, पीसीबी में सप्लाई देते हैं, और सप्लाई देते हुए रिमोट को भी समझेंगे। यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पे टेंपरेचर शो कर रहा है 27। ये जो 27 शो कर रहा है ना, ये रूम टेंपरेचर, यानी रूम का टेंपरेचर इस समय 27 है। और यहां पर देखेंगे कि एक पावर की लाइट जल रही है रेड कलर की, इसका मतलब ये कि इसमें पावर है। और ये कूल की लाइट जो है ये ब्लिंक कर रही है। तो ब्लिंक करने का ये मतलब है कि कंप्रेसर चलेगा, अभी नहीं चल रहा है लेकिन चलेगा 3 मिनट के बाद चलेगा। जब 3 मिनट के बाद कंप्रेसर चलने लगेगा तो ये लाइट डायरेक्ट लगातार बिल्कुल जलने लगेगी, फिर ये ब्लिंक नहीं करेगी, मतलब ऐसे जो जल बुझ रही है ऐसा नहीं होगा। यहां पर देखिए, यहां पे ये जो पीसीबी है ना, इस समय हम कंप्रेसर पे रख के सप्लाई चेक करेंगे तो देखिए नहीं बता रहा है। पीसीबी पे रख के अगर हम सप्लाई चेक कर रहे हैं कंप्रेसर का, तो ये कंप्रेसर पे सप्लाई नहीं आ रही। हम क्या करें, ये जो कूल का लाइट ब्लिंक कर रही है ना, ये 27 रूम का टेंपरेचर है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रूम का टेंपरेचर सेट कितने पे है। तो देखिए सबसे पहले इनकी बटनों को चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है स्विंग। ये जो स्विंग का बटन है यहां पे देख सकते हैं, ये जो स्विंग का बटन है, इससे क्या होता है, स्विंग मोटर ऑन ऑफ होता है। मतलब यहां पे हम सीरीज के एक तार को, ये स्विंग वाला पॉइंट है, इस पे रख लेते हैं और रिमोट से बटन दबाते हैं। यहां पर रिमोट से बटन दबाएंगे स्विंग, तो स्विंग ऑफ होगा, फिर चालू करेंगे तो चालू होगा, ऑन ऑफ। इस तरह से ये स्विंग वाला काम कर रहा है। स्विंग के बाद इसके अंदर दूसरा बटन है फैन का। ये जो दूसरा बटन है इसमें फैन का, फैन के लिए क्या करेंगे, इसके अंदर जो हाई मीडियम लो के ये तीनों पॉइंट है ना, ये देखिए एक पे हाई पे, ये मीडियम, ये लो, एक समय में एक पे सप्लाई आती है,
ये किसी भी एक पे आएगी। तो इस समय हाई पे आ रही है, मतलब फैन हाई मोड पे सेट है। रिमोट से बटन हम उसी बटन को दबाएंगे फैन वाले को, तो यहां पर डिस्प्ले भी दिखाइए, यहां पे F2 है। F2 का मतलब इस समय मीडियम पे सप्लाई आएगी, ये भी आता रहा, ये भी आता रहा। F2 का मतलब मीडियम पे आएगी, और फिर से फैन की बटन को दबाएंगे तो F1 आएगा, और F1 के टाइम में यहां पे लो आएगा। तो एक समय में एक ही पे सप्लाई आएगी, तीनों पे एक साथ नहीं आएगी। तो लो पे आ रहा है, फैन की बटन को फिर दबाएंगे तो FA का मतलब होता है फैन ऑटोमेटिक, यानी अपने हिसाब से स्पीड चलेगा, जिसके हिसाब से हाई कर लेता है पहले। यहां पर देखिए कंप्रेसर का लाइट अब डायरेक्ट जलने लगी है, मतलब कंप्रेसर पे अब अगर चेक करेंगे तो यहां पे लाइट आने लगी है, मतलब 3 मिनट इसका हो चुका, इसलिए लाइट यहां पे आने लगी है। तो इस तरह से कंप्रेसर का पॉइंट भी सही है, और यहां पर हमने फैन को समझ लिया। कूल बटन एक है, यहां पर देखिए कूल का बटन है, इसमें अंदर कूल का, इस बटन को अगर हम दबाते हैं तो जो कंप्रेसर मोटर चल रहा है वो बंद हो जाएगा, कंप्रेसर बंद। यानी कूल का मतलब ये होता है कि कंप्रेसर हमें चलाना है कि नहीं चलाना है। अगर चल रहा है दबा देंगे तो बंद हो जाएगा, और अगर बंद है दबा देंगे तो चालू हो जाएगा। जैसे अगर हम इसको दोबारा प्रेस करते हैं, ये जो लाइट है देखिए यहां पे ब्लिंक करना शुरू हुई, हमने पावर दे दिया, मतलब कह दिया कि कंप्रेसर को चलना है, लेकिन पीसीबी सप्लाई को तुरंत नहीं देती है। अब वो 3 मिनट के बाद देखिए ब्लिंक कर रहा है, मतलब कंप्रेसर चलेगा, लेकिन 3 मिनट के बाद चलेगा। फिर भी अगर कंप्रेसर को हम तुरंत चालू करना चाहते हैं तो रिमोट के अंदर एक बटन होती है यहां क्यू स्टार्ट। क्यू स्टार्ट का मतलब होता है क्विक स्टार्ट, क्विकली, तुरंत हमें काम करना है। यहां पर हम बटन को इस क्यू स्टार्ट को दबाएंगे, जैसे ही दबाएंगे कंप्रेसर मोटर की सप्लाई आउट हो जाएगी, यानी कंप्रेसर पे हमारा बल्ब जलने लगेगा। तो इस तरह से ये हमें पता चल गया कि कंप्रेसर पे सप्लाई आ रही है। यहां पर देखिए इस तरह से हमने सबको चेक कर लिया, फैन का हाई मीडियम लो स्विंग सभी को चेक कर लिया। टेम्परेचर या जो सेंसर मीटर ये भी हम चेक कर सकते हैं। वैसे ये 26 है ना, इस समय 26 रूम का टेम्परेचर है। अगर ये सही है कि नहीं सही है हम ऐसे चेक करें, देखिए हीट करेंगे तो ये नंबर बढ़ेगा, देखिए 27 हो गया ना, इसको हम और हीट करेंगे तो इसका नंबर बढ़ेगा, 28 हो गया, और भी हीट करेंगे तो इसका और नंबर बढ़ेगा, 29 हो गया, इसी तरह से 30 हो गया। ऐसे अगर गर्म करेंगे तो ये नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ने से मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। ये क्या होता है, जितना हम सेट करेंगे, जैसे देखिए इसके अंदर हमने यहां पर समझ लिया क्विक स्टार्ट तक, इसके अंदर एक स्लीप की बटन भी होती है। स्लीप बटन दबाने से जैसे हम इसको दबाएंगे तो इसके अंदर एक स्लीप की लाइट भी जलेगी, यहां पर देखिए स्लीप लिखा है, स्लीप की लाइट जलेगी। FA लिख दिया फैन ऑटोमेटिक, मतलब स्लीप लाइट दबाने से सारे फंक्शन ऑटोमेटिक तरीके से काम करते हैं। इसके बाद इसमें अप और डाउन की 2 बटन है। अप डाउन का मतलब कोई भी चीज ऊपर करना हो या नीचे करना हो, जैसे टेम्परेचर या फिर टाइमर। टेम्परेचर बटन नीचे है, टेम्परेचर बटन को एक बार अगर हम प्रेस करते हैं तो ये दिखाएगा कि हम सेट कितना पे कर रखे हैं, तो 16 पे कर रखे हैं। अगर ये मिनिमम 16 पे होता ही है, 16 से नीचे ये होता नहीं है। मैक्सिमम अगर इसको बढ़ाया जाए, देखा जाए तो ये 30 तक होता है, यानी 16 से 30 तक केवल इसकी सेटिंग होती है, 16 से नीचे नहीं होता और 30 से ऊपर नहीं होता, इस तरह से। अब हमने 16 पे इसको सेट कर रखा है, ये टेम्परेचर है। टाइमर की अगर बात करें, देखिए टेम्परेचर जितना कम सेट करेंगे एसी उतना ज्यादा ठंडा करेगी, यानी क्योंकि 16 टेम्परेचर अगर रूम का आ जाएगा तो ज्यादा ठंडा होगा, तभी तो रूम का टेम्परेचर 16 आएगा ना। तो 16 टेम्परेचर में सबसे कम ठंडा, सबसे ज्यादा ठंडा करेगी। अब यहां पर देखिए एक बटन और है टाइमर। अब ये जो टाइमर बटन है ना, इससे क्या होता है कि हम टाइम सेट कर सकते हैं कि जैसे अभी हम सोने जा रहे हैं और रात के 2 बजे के बाद मौसम ठंडा हो जाता है, हम चाहते हैं कि नहीं 2 बजे के बाद एसी हमारी बंद हो जाए, तो हम टाइमर लगा सकते हैं कि अब से 3 घंटे के बाद एसी बंद हो जानी चाहिए। तो एक बार टाइमर बटन को हमने प्रेस किया, यहां पर 100 किया और टाइमर की लाइट भी जलने लगी। यहां से हम पावर को अगर प्लस करेंगे तो देखिए ये नंबर बढ़ेगा, मतलब ये घंटे की बात करता है, सीधे कम से कम 1 घंटा लगा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसको लगा सकते हैं तो 24 घंटा लगा सकते हैं। इसको मिनट में नहीं लगा सकते, जैसे सोचे कि 1.5 घंटा लगा दें, 2.5 घंटा लगा दें, आधा घंटा लगा दें, ऐसा नहीं लगा सकते। ये मैक्सिमम 24 और मिनिमम जो होता है इसका 1, यानी कम से कम 1 घंटा। इसको लगाने के बाद लिए ना आपको जैसे 1 घंटा पे सेट कर दिया तो कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ देना। ये टाइमर यहां पे लग चुका है, लाइट भी यहां पे शो कर रही है। अगर इसे बंद करना है तो फिर से टाइमर बटन को प्रेस करेंगे, टाइमर यहां से बंद हो जाएगा। ये बेसिक रिमोट के फंक्शन है, और यहां से हमारी पावर सप्लाई है ऑन ऑफ। ये पीसीबी भी हमारी सही है और रिमोट फंक्शन भी हमने चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं इसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने के लिए अभी हमने इसको चेक किया था कैसे कैसे काम करता है। इसका ये कंप्रेसर मोटर के 3 वायर हैं, जिसमें ब्लैक वायर कॉमन का है। तो कॉमन का देने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस बल्ब को हटा लेते हैं। यहां से बल्ब को हटा लिया, ये मेन लीड है हमारी, और मेन लीड का एक तार न्यूट्रल पे है और एक तार फेस पे है, यानी इस पीसीबी को न्यूट्रल और फेस दोनों मिल रहा है डायरेक्ट, यानी इस पीसीबी को न्यूट्रल फेस हमने डायरेक्ट दे दिया। अब ये हमारा कंप्रेसर का पॉइंट है, पहले हम कंप्रेसर की वायरिंग करते हैं। तो कंप्रेसर के कॉमन में सबसे पहले तो न्यूट्रल दे देते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट पहुंच गया कंप्रेसर को। यहां पर ये 2 तार बचते हैं, जिसमें एक है रनिंग का, एक है स्टार्टिंग का। इन दोनों तारों को, ये हमारे पास कैपेसिटर है 25 mFD का, क्योंकि ये एसी छोटी है, एक को रनिंग पे किसी
एक पे, और देखिए ये जो कैपेसिटर एक साइड में 2 पिन है, एक साइड में 2 पिन है ना, मतलब एक तरफ की दोनों पिने एक ही है और दूसरी तरफ की दोनों पिने एक ही है, तो किसी को किसी भी तरफ यहां पे लगा सकते हैं। एक को एक तरफ लगा दिया और दूसरे को दूसरी तरफ लगा दिया, इस तरह से कैपेसिटर में भी पावर पहुंच गई। अभी देखिए यहां पे कंप्रेसर तो अभी नहीं चलेगा, अब इसको चलाने के लिए क्या करना है, इसको अभी फेस देना है। तो फेस के वायर को हम क्या करते हैं, ये जो कंप्रेसर का पॉइंट है ना, यहां से ले जा करके एक तार को यहां खोसते हैं और जो इस कैपेसिटर में रनिंग आया हुआ है, यानी कंप्रेसर का रनिंग वाला पॉइंट, उसी में इसको जोड़ देंगे। उसी में जोड़ने से क्या होगा कि फेस डायरेक्ट रनिंग में पहुंचेगा। जैसे किसी भी पंखा में क्या होता है, न्यूट्रल कॉमन में फेस रनिंग में पहुंचता है, तभी पंखा सीधा चलता है। अगर इसको यहां से उठा के उल्टा लगा दिया जाए तो पंखा उल्टा चलता है, उसी तरह से इसमें भी कंप्रेसर उल्टा चलेगा, जिससे प्रेशर नहीं बढ़ाएगा और थोड़ी देर में सप्लाई को कट भी कर देगा। अगर इसके अंदर ओएलपी वगैरह लगी रहेगी, मतलब कंप्रेसर हीट होगा, एम्पीयर ज्यादा लेगा, ये सारी समस्या आएगी। ये कंप्रेसर की वायरिंग भी हमारी पूरी हो गई। अब बात है इसके फैन की वायरिंग करना। ये हमारा इसका है पंखा, फैन के वायर। फैन के वायर में देखिए टोटल 2 वायर इधर है, 3 वायर इधर है, टोटल 5 वायर हैं। ये जो दोनों वायर हैं कैपेसिटर के लिए हैं, अलग है। तो इसके अंदर यहाँ पे ये कैपेसिटर यूज किया जा रहा है। ये छोटा कैपेसिटर भले है लेकिन ये 2.5 MFD का है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। क्लैंप मीटर वहां है, दीजिए। क्लैंप मीटर को सबसे पहले MFD मोड पे ऑन करेंगे। ये MFD मोड सभी क्लैंप मीटरों में नहीं होता है, अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप अपने नजदीकी मार्केट से देख लीजिएगा। ये क्लैंप मीटर में MFD का पॉइंट है, इसलिए हम किसी भी कैपेसिटर को इससे चेक कर सकते हैं। यहां पर देखिए इस तरह से है पॉइंट, इसके एक तार को एक पर और दूसरे को दूसरे पे रखेंगे और थोड़ी देर में ये जो है ना ब्लिंक करके जाएगा और फिर आएगा। देखिए 2.48 MFD की इसके अंदर पावर है इस कैपेसिटर के अंदर, यानी 2.5 MFD के लगभग का ये कैपेसिटर है। तो इसको हमें लगाना है और ये लगाना है हमें फैन के वायरों पर। तो ये फैन का रनिंग और स्टार्टिंग का वायर है, इन दोनों पे हमें इसको लगा देना। इस तरह से एक को एक पर लगाया, दूसरे को दूसरे पर लगा दिया। अब ये जो 3 तार बचते हैं, ये बचते हैं हमारे हाई मीडियम लो के। और हाई मीडियम लो का जो वायर है ना, इसको कहां लगाना है, ये पीसीबी के अंदर जो हाई मीडियम लो के पॉइंट है इस पे, यानी जो ब्लैक वाला था हमारा वो हाई था तो इसको हम हाई में लगा दे रहे हैं, ब्लू वाला हमारा लो था तो इसको हम लो, मीडियम था तो मीडियम में लगा दे रहे हैं, और रेड वाला हमारा लो था तो लो में लगा दे रहे हैं। इस तरह से हमने कनेक्शन कर दिया। अब बात है कि ये जो फैन मोटर है इसमें फेस तो हाई मीडियम लो से पहुंचेगा, लेकिन न्यूट्रल कहां जा रहा है, तो न्यूट्रल अभी नहीं जा रहा है। तो न्यूट्रल देने के लिए हम अलग से एक तार लेते हैं और यहां थिंबल पर खोसते हैं इसको, और थिंबल पे खोसने के बाद इसके रनिंग वाले पे सप्लाई देना। अगर स्टार्टिंग पे देंगे तो पंखा उल्टा चलेगा, रनिंग पे देंगे तो फैन सीधा चलेगा। ये हमारा जो ऑरेंज वाला तार है ये रनिंग का है, इसलिए हम इस पे सप्लाई दे रहे हैं। तो ये वायरिंग भी हमारी हो गई। हम इसको चला करके एक बार देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंप्रेसर मोटर में सबसे पहले सप्लाई देंगे, वहां पे फैन देखेगा, खाली फैन चलेगा। सप्लाई दिया, यहाँ पे पीसीबी दिखाइए, पीसीबी में पावर आ गई। अब हम यहां से पावर बटन को भी प्रेस कर सकते हैं, रिमोट से भी दबा सकते हैं। अगर हम इसी से दबाएं तो पावर बटन हमने दबाया, वहां पे फैन मोटर चालू हो गया, यानी उसका पंखा चल रहा है, मतलब वायरिंग सब कुछ ठीक है। और ये जो कंप्रेसर की लाइट है ये भी ब्लिंक कर रही है, मतलब कंप्रेसर भी चलेगा लेकिन 3 मिनट के बाद चलेगा। तो इस तरह से हमारा वायरिंग नॉर्मल तरीके से हम कर सकते हैं। इसके बाद हमें एसी के अंदर गैस चार्ज करना होता है। अब हम गैस चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एसी का वैक्यूम करना होता है। वैक्यूम करने के लिए कंप्रेसर के सक्शन लाइन के अंदर एक पाइप लगाई गई होती है जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग लाइन। ये अलग से एनआरबी वाल्व लगाना पड़ता है। अगर जब हम नई एसी खरीद के लाते हैं तो ये एनआरबी वाल्व इसके अंदर नहीं होता है। जब नहीं होता है तो हमें इसको जोड़ना पड़ता है, यानी उस समय पिंच होता है तो हमें इसको जोड़ना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे एनआरबी वाल्व लगा हुआ है, हम क्या करें, इसकी एक पाइप को टाइट कर दे। जो पाइप इसमें टाइट करेंगे, अब दूर से दिखाइए, जो पाइप इसमें टाइट करेंगे उस पाइप का निचला सिरा हमेशा गेज के संपर्क में होना चाहिए। मतलब इस साइड वाली पाइप को नहीं टाइट करना है, हमेशा गेज का निचला वाला सिरा ही इस पाइप में टाइट करना है। टाइट कर दिया और इसके अंदर हमें वैक्यूम करना है। वैक्यूम करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास वैक्यूम पंप मोटर होना चाहिए, इस तरह का वैक्यूम पंप मोटर लेंगे और वैक्यूम पंप में यहां पर देखिए पाइप टाइट करने की जगह होती है, साइड वाला पॉइंट इसमें लगाएंगे। साइड वाला पॉइंट इस तरह से इसमें हम लगाएंगे, इसको लगा के इसमें टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद इस वैक्यूम पंप मोटर को इसको हमें चालू करना है। चालू करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सप्लाई देंगे और इस तरह से हम इसमें सप्लाई देंगे। सप्लाई दिया और इसके अंदर एक बटन होती है, इस बटन को प्रेस करेंगे, जैसे ही प्रेस करेंगे वैक्यूम होना शुरू हो जाएगा। वैक्यूम होते समय इसका हैंडल खुला होना चाहिए, हैंडल खुला रहेगा तभी ये अंदर की नमी को वैक्यूम कर पाएगा। बढ़िया से वैक्यूम करने के लिए कम से कम 20 मिनट से लेकर के आधे घंटे तक अगर एसी का वैक्यूम कर रहे हैं तो अच्छी प्रकार से वैक्यूम हो जाएगा। देर तक वैक्यूम करना चाहिए। जो सुई है -30 पे तो 2 ही मिनट के अंदर आ जाती है, लेकिन फिर भी वैक्यूम करना चाहिए कम से कम 20 मिनट के लिए। इसलिए क्योंकि पाइप के अंदर अगर नमी है, कोई गैस है या कुछ पानी वगैरह है, बर्फ वगैरह है, ऑयल वगैरह है, ये उसको खींच करके ले आएगा और अगर पानी वगैरह है तो उसको वहीं पे सुखा भी देगा। ये काम करता है, इसलिए इसको बढ़िया से वैक्यूम करने के लिए आधे घंटे वैक्यूम करना चाहिए। जब इसका वैक्यूम हो जाए,
सुई यहाँ पे -30 पे आ जाए और आधे घंटे चलने लगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हैंडल को बंद करेंगे और बंद करने के बाद इस वैक्यूम पंप मोटर को भी बंद कर देंगे। वैक्यूम पंप को बंद करने के बाद इसकी पाइप को वापस से यहाँ से खोल लेंगे। पाइप को यहाँ से वापस से खोलने के बाद यहाँ से जो हमारी गैस है, इसके अंदर जो हम गैस प्रयोग कर रहे हैं R22 और R22 यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, और R22 का जो रनिंग प्रेशर होता है वो 50 से 60 होता है और जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है 150 से 160 तक होता है, वो अभी दिखाते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर सिलेंडर वाल्व लगाएंगे। वाल्व लगाने के बाद इस पाइप को हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। पाइप टाइट करने के बाद देखिए इस तरह से टाइट कर दिया और इसको हम क्या करेंगे, किसी रिंच के द्वारा, या ऊपर यहाँ पे हैंडल होता है प्लास्टिक का, वो बार बार निकल जाता है, इसलिए इसमें नहीं है, तो हम यहाँ से इसको बढ़िया से इसी से क्या करेंगे, इस वाल्व को ढीला करेंगे। ये ऐसा वाल्व है ना, पिन वाला सिलेंडर था, तो ये ऐसा वाल्व है कि जब हम इसको ढीला करेंगे तो इसके अंदर से गैस निकलेगी। गैस निकल के जाएगी तो केवल गैस तक ही जाएगी। अभी बंद रखिए उसको। अभी देखिए क्या करेंगे, यहां से गैस निकल करके जाएगी और गैस जब निकल के जाएगी तो हमें थोड़ी सी गैस को उड़ाना भी पड़ेगा। तो ये यहाँ पर है, इस गैस को पकड़िए, इसके वाल्व को यहाँ से हमें खोल करके थोड़ी सी उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम वैक्यूम किए हैं वो पूरे सिस्टम का किए हैं और यहाँ तक गैस बाहर निकली है। ये जो पाइप अभी है इसकी गैस बाहर नहीं निकली है, इसकी गैस बाहर नहीं निकली है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से वाल्व को थोड़ा सा ढीला करके थोड़ी सी गैस को उड़ा करके फिर बंद कर देना होगा। जब लिक्विड के रूप में गैस निकलने लगे तो समझिए हमारी बढ़िया गैस निकल रही है। अब हम क्या करें, इसके गैस को यहां पे एक बार खोलेंगे। अभी हमारा कंप्रेसर बंद है, फिर हम इसको खोल रहे हैं और इसको ढीला करेंगे तो थोड़ी गैस को खोलेंगे तो इसके अंदर देखेंगे लिक्विड के रूप में गैस जाएगी और ये जो सुई है ये ऊपर बढ़ेगी। यहां पर देखिए जैसे हमने गैस को ढीला किया, इसके अंदर से लिक्विड के रूप में गैस जा रही है और फिर हमने सिलेंडर वाल्व यहां से गेज को हमने हैंडल को बंद कर दिया। सुई ऊपर गई थी लेकिन फिर से धीरे धीरे नीचे आ रही है और ये जो सुई है नीचे बहुत आ जाएगी, लगभग 0 वगैरह के करीब भी आ सकती है। इस समय देखिए स्टैंडिंग प्रेशर 40 पे दिखाने लगा है ना। हम क्या करते हैं, अब पहले एसी को चालू करते हैं। एसी को चालू करेंगे, यहां पे हमने सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद यहां से, और रिमोट के अंदर क्विक स्टार्ट बटन है, उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करिए वहां पे रिमोट से क्विक स्टार्ट की बटन है, प्रेस करेंगे, वो जो लाइट है डायरेक्ट जलने लगेगी, मतलब कंप्रेसर मोटर चालू हो जाएगा। कंप्रेसर चालू हो गया। क्लैंप मीटर को एम्पियर मोड पे ऑन करके यहाँ पे लगा दीजिए ताकि हम एम्पियर भी देखते रहे। अगर किसी कारण से कभी एम्पियर बहुत ज्यादा लेने लगे तो वहां पे गैस चार्ज करते हुए रुक जाना चाहिए, फिर देखिए कि कोई और समस्या हो सकती है। ये सुई वापस से माइनस पे आ रही है, देखिए इस तरह से चलते हुए, लेकिन इसके अंदर गैस खोला गया है। हम क्या करें, इसको फिर से एक बार ढीला करते हैं और देखिए ढीला किया और यहाँ लिक्विड के रूप में गैस जा रही है और फिर से हैंडल को टाइट कर दिया। इस तरह से ढीला करेंगे और टाइट करेंगे। कब तक, जब तक जो इसकी सुई है वो 40 पे ना पहुंच जाए, यानी कि 50 से 60 इसका होता है। तो यहाँ पे देखिए पीएसआई देखना होता है। गेज के अंदर क्या है कि ये पीएसआई लिखा हुआ है, पीएसआई के सामने इसमें 20, 40, 60, 80, 100 लिखा हुआ है। तो जो 20, 40, 60 है इसी को हमें देखना है, इसी के सामने पीएसआई लिखा हुआ है, तो पीएसआई को ही देखना है। तो इस तरह से हम पीएसआई देखेंगे और गैस के हैंडल को ऐसे खोलेंगे और बंद करेंगे। जब इसकी सुई 50 से 60 तक पहुंच जाए तो समझिए इसके अंदर गैस चार्ज हो चुकी है। अभी हम इसके अंदर गैस चार्ज कर रहे हैं और गेज के अंदर जो सुई है ये रनिंग के टाइम में इस समय 40 पे है और इसका जो हमारा रनिंग का प्रेशर होता है वो 50 से 60 के बीच में करना है। और जब तक ये गैस पूरी नहीं होगी 40 से नीचे, यहां पर देखिए पाइप के ऊपर बर्फ जमी हुई है। ये भी एक पहचान है कि अगर गेज ना भी बता पाए ना, तो ये पाइप के अंदर जैसे ही ये बर्फ खत्म होने लगे समझिए कि गैस चार्ज पूरी हो चुकी है। एक बार हम इसके हैंडल को फिर से ढीला करते हैं यहां पर और दिखाते हैं आपको। जैसे ये गैस पूरा होगी, जो भी इसका रनिंग प्रेशर है उतना कंप्लीट होगा, तो अपने आप इसके अंदर जो बर्फ यहां पे जमा हुआ है, ये पाइप के ऊपर ये जो नमी जमी हुई है, ये अपने आप खत्म हो जाएगा जैसे इसके अंदर का गैस जो रनिंग प्रेशर है वो कंप्लीट होगा। अभी भी देखिए इसके अंदर 40 से नीचे ही है। थोड़ा सा इसको हम और ढीला करते हैं और इस समय इसके हम और भी ढीला किया। देखिए इस समय क्या हुआ, हमारे सिलेंडर की गैस हो गई खत्म। जहां पर रनिंग प्रेशर अभी है 40 पे, सिलेंडर की गैस अगर खत्म हो गई और रनिंग प्रेशर 40 से नीचे आ रहा है तो हमें इसका गैस को बदलना पड़ेगा। बीच में अगर गैस बदलने की जरूरत पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े ही आराम से गैस को हम बदल सकते हैं। तो देखिए इस सिलेंडर वाल्व को हमने इसमें से खोल लिया, ये प्लेन वाला था। अब हम यहाँ पर सिलेंडर दूसरा लगा लेते हैं। ये सिलेंडर हमारा R22 का और यहाँ पर देखिए ये प्लेन वाला है। इस सिलेंडर वाल्व को लगाते समय सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो इसकी पिन है ये ढीला होना चाहिए, ये टाइट नहीं होना चाहिए। अगर ये टाइट रहेगी तो पहले ही सुराग बना देगा जिससे दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको ढीला कर लिए ताकि पिन ऊपर है और इसको यहां पर लगा करके टाइट कर देते हैं। इस तरह से टाइट यहां पे कर दिया, इस तरह से टाइट कर दिया और ये ऊपर का नट है इसको भी टाइट कर दिया और प्लायर लगा करके, प्लायर है यहां पे, प्लायर्स के जरिए इसको हम और भी अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। इस तरह से बढ़िया से टाइट कर देंगे ताकि यहां से गैस भी लीक ना करे। अब देखिए ये जो सिलेंडर वाल्व है ना, इसको हम अभी टाइट नहीं करेंगे, बिना पाइप लगाए अगर टाइट करेंगे तो गैस यहां से निकलना शुरू हो जाएगी। इसलिए पहले इसमें पाइप लगाइए और फिर इसको टाइट करेंगे। यहां पर पहले हम इसमें पाइप लगा देंगे, इस तरह से पाइप लगाएंगे और फिर इस पिन को टाइट करेंगे, सिलेंडर वाल्व को टाइट करेंगे इस तरह से।
इस सिलेंडर वाल्व को हम इसमें टाइट कर रहे हैं। टाइट करेंगे पूरी तरह से। जब ये टाइट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये अंदर जा करके इसमें सुराग बनाएगा, बढ़िया से अंदर जाके सुराग बनाएगा। और फिर अब हम इसको ढीला करेंगे। अब ढीला करने से क्या होगा कि अब वो जो गैस है वो निकलेगी बाहर और निकल करके आएगी आगे तक। इसको पकड़िए इस तरह से, जैसे ये बाहर आएगी यहां से हम थोड़ी सी गैस को उड़ा करके फिर से इसको टाइट कर देंगे। तो इस तरह से जब लिक्विड निकले तो समझिए गैस निकलने लगी। इस तरह से हमने निकाल दिया। यहां पर देखिए पाइपों पे अभी भी बर्फ जम रही है क्योंकि इसका रनिंग प्रेशर अभी 40 है। हम इसको ढीला करते हैं फिर से एक बार, और जैसे इसके अंदर लिक्विड गैस जा रही है, यहां पर ढीला किया हमने और फिर इसको टाइट कर देते हैं। इस समय इसका रनिंग प्रेशर देखिए फिर से 50 से थोड़ा नीचे आ रहा है, 50 से थोड़ा नीचे आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा और गैस को खोलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और गैस को ढीला करते हैं। यहाँ पे गैस फिर जा रही है और फिर से हमने हैंडल को टाइट कर दिया। अब देखिए इसका रनिंग प्रेशर 60 से थोड़ा सा नीचे है लेकिन 50 से ऊपर ही है। और इस पाइप का बर्फ देखिए, बर्फ बिल्कुल गायब, यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गया। यानी जैसे ही बर्फ खत्म हो समझिए इसके अंदर गैस चार्ज हो चुकी है। जितने गैस की इसकी जरूरत है उतना गैस इसमें चार्ज हो गई। किसी भी पाइप पे अगर बर्फ कहीं दिख रही है इसका यह मतलब है कि उसके अंदर गैस की कमी है। तो जैसे ही रनिंग प्रेशर सही होगा पाइप के ऊपर बर्फ नहीं जमेगी। तो इस तरह से हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं। और बाद में अगर इसको खोलना हो तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हैंडल को हमें इसको बढ़िया से टाइट कर लेना चाहिए। हैंडल को टाइट कर लिया हमने, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया से टाइट कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से। जब गैस चार्ज होने वाली हो ना, थोड़ा सा बचा हो, तभी हमें हैंडल को टाइट कर लेना चाहिए। और हैंडल को टाइट करने के बाद जो पाइप के अंदर की गैस है, इसको पकड़िए, जो पाइप के अंदर की गैस है इसको हमें ढीला करना है और पाइप की गैस को भी इसके अंदर भर देना है ताकि वो भी गैस नुकसान ना हो। इस तरह से जब इसके अंदर भर देंगे वो उस गैस को भी इस तरह से फिर से हैंडल को टाइट कर देंगे। हैंडल को टाइट पूरी तरह से कर लीजिए। अब हम इस गैस को यहां से निकाल सकते हैं। बिल्कुल ये पाइप की थोड़ी सी हवा निकलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वाल्व को यहां से निकाल सकते हैं। इसके अंदर गैस चार्ज हो चुकी है और देखिए रनिंग प्रेशर इसका क्या है इस समय 60 के करीब। हमने 60 से भी थोड़ा सा ऊपर कर दिया इसको रनिंग प्रेशर को, तो ये 60 के करीब है। मतलब 60 पे रनिंग प्रेशर हमने कर दिया तो 50 से 60 इसका रनिंग प्रेशर होता ही है। इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। अगर इस समय हम इसको बंद कर दें तो जो इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है 150 से 160 होता है। एक बार पावर को बंद करिए वहां से, जैसे ही पावर को वहां से निकालिए इस समय सुई तुरंत देखिएगा ऊपर जा रही है और इस समय 100 पे पहुंच चुकी है। इसी तरह से 120 पे जाएगी और इसको पूरा जाने में जो समय लगता है ना वो लगभग 15 से 20 मिनट तक लग जाता है। शुरू में तो थोड़ा तेज जाती है, 120 तक पहुंच गई, लेकिन ये 150 तक जाएगी, लेकिन थोड़ा इसको समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। इसलिए देखिए 120 से भी अब ऊपर जा रही है तो ये धीरे धीरे करके ऊपर जाती है। अब अगर इसके नट को यहां से खोलना हो तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके नट को खोलते समय सिर्फ इतना सावधानी करिए, ये जो पाइप है इसके सिरे को पीछे खींचे रहिए और यहां से नट को ढीला करिए। अगर इसको आगे दबा के करेंगे तो पिन दबी रहेगी और गैस ज्यादा निकलेगी। पीछे खींचे रहेंगे तो गैस तो निकलेगी लेकिन थोड़ा ही निकलेगी। जैसे ही गैस निकले थोड़ा और खोलिए इसको और फिर ऐसे निकल करके ये बंद हो जाएगी। मतलब गैस निकलना शुरू हो तो ऐसा नहीं कि डर के वहीं रुक जाएंगे, अगर वहीं रुकेंगे तो गैस और ज्यादा निकल जाएगी। तो इसी तरह से टाइट करते समय भी और निकालते समय भी। तो गैस चार्ज की प्रक्रिया बिल्कुल पूरी हो गई। नट लगा करके यहां से पिन वगैरह को चेक करके बढ़िया से टाइट कर देंगे। इस प्रकार से बेसिक प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।